आयतन निश्चित होता है, किसका आयतन निश्चित नहीं होता है। ससंजन बल किसे कहते हैं? चलिए बताइए, कौन बताएगा ससंजन बल किसे कहते हैं? कल हमने पढ़ा था ना कोहेसिव फोर्स या ससंजन बल। कल कौन कौन बच्चे नहीं आए थे? आप लोग नहीं आए थे? आप आए थे? ससंजन बल बताओ, खड़े हो। कोहेसिव फोर्स या ससंजन बल किसे कहते हैं? जो अलग-अलग पदार्थों बैठ जाओ। ससंजन बल उसे कहते हैं जो पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है। मतलब पदार्थ जो है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, और मैंने बताया था जैसे ये पदार्थ के कण है ना, इनके बीच में अंतराणु स्थान होता है या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो पदार्थ के अणु जिस बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसको हम ससंजन बल कहते हैं, या किसी आकर्षण द्वारा जो आपस में जुड़े होते हैं उसको हम ससंजन बल कहते हैं। ठीक है ना। ब्राउनी गति क्या होती है? ब्राउनी गति हमने पढ़ ली थी, है ना, कि zigzag मोशन, ये इस तरीके से जो zigzag मोशन होता है वो हमारी कहलाती है ब्राउनी गति। और ब्राउनी गति का नाम, इसका नाम ब्राउनी गति क्यों पड़ा था? क्योंकि इसके बारे में हमको साइंटिस्ट ने बताया था, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो इसलिए इस गति का नाम ब्राउनी गति पड़ा था। अब ये बताइए कि जब हम किचन में रोटी बनाते हैं या हम चाय बना रहे हैं तो कभी कभी हमारा हाथ जल जाता है ना। तो आग से हाथ तेज जलता है या भाप से जब रोटी बनाते हैं तो रोटी की भाप कभी कभी हमारे हाथ पे लग जाती है। तो आग से बहुत तेज जलता है या भाप से तेज जलता है? भाप से तेज जलता है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा हाथ जो है भाप से तेज जलता है? भाप से अगर जल जाए तो बहुत ज्यादा जलन होती है, तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। ऐसा किस कारण होता है? गुप्त ऊष्मा के कारण। आज हम गुप्त ऊष्मा के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसा गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा को हम लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? इसको आप लिख भी लो। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, लिख लीजिए, सब बच्चे कॉपी निकालिए। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है, ऊष्मा पहले आप लिख लीजिए, तो मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा, जो उसके इकाई मात्रा, जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवस्था परिवर्तन के समय, अब यहाँ पे एक वर्ड आया अवस्था परिवर्तन। कल हमने पढ़ा था ना अवस्था परिवर्तन क्या होता है? अवस्था परिवर्तन वो होता है कि जब जैसे पदार्थ की 3 फेज होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जब ठोस से द्रव में बदलता है या द्रव से ठोस में बदलता है, मतलब कि पदार्थ जो है एक फेज से दूसरी फेज में चेंज होता है, तो इस घटना को हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो जब पदार्थ एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज होता है तो वो कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है या फिर निकालता है। तो जो ऊष्मा अवशोषित करता है, निकालता है, वही गुप्त ऊष्मा होती है।
अवशोषित करता है या निकालता है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है ना, मतलब कि पदार्थ जब अपनी फेज बदलते, एक फेज से दूसरी फेज में आएगा, तो उस टाइम पर वो कुछ ऊष्मा निकालता है या अवशोषित करता है, तो उस ऊष्मा को ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन हमको समझ में आ गई और ये पता चल गया कि हम आग के बजाय भाप से हमारा हाथ पे जलन क्यों होती है बहुत ज्यादा, या आग से भाप से बहुत जल्दी, मतलब कि बहुत ज्यादा परेशानी हमको क्यों होती है। तो इसका कारण ये होगा, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाप के द्वारा ज्यादा क्यों जलता है आग की तुलना में, तो गुप्त ऊष्मा के कारण। तो इसको आप लिख लीजिए, गुप्त ऊष्मा है लेटेंट हीट। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित होती है या निकाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा पदार्थ अब जब अपनी फेज बदलते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, जो ऊष्मा निकालते हैं या मुक्त करते हैं या अवशोषित करते हैं, उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा गुप्त ऊष्मा। अब अवस्था परिवर्तन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ना? अवस्था परिवर्तन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे गर्मियों में बर्फ जल्दी पिघल जाती है ना, और सर्दियों में बर्फ देर में पिघलती है। तो इसका मतलब अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव पड़ता है ना सब लोग, कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो जल्दी पिघलेगी गर्मियों में, और जब सर्दियों में टेम्परेचर कम होगा तो वो देर में पिघलेगी। तो इसका मतलब अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जिस तापमान पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे, है ना। वो उसका गलनांक पॉइंट होगा, उसे हम गलनांक कहेंगे। ऐसे ही वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो उसका क्वथनांक कहलाएगा या बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, वो उसका क्वथनांक कहलाएगा, है ना। गुप्त ऊष्मा हमने समझ में आ गई, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ऐसे इसमें आ गया हमारा कि गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी कि जब कोई सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होगा, उस टाइम पे जितनी ऊष्मा अवशोषित होगी मुक्त होगी वो गलन की गुप्त ऊष्मा होगी। ऐसे ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कि जब कोई लिक्विड जो है वाष्प में बदलेगा तो उस टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी या अवशोषित होगी वो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी, है ना। तो ये जैसे इसका एग्जांपल है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है ना, 80 कैलोरी होती है। ये आपका क्वेश्चन क्या रहता है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी होती है। इसी तरीके से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी, है ना। भाप की गुप्त ऊष्मा होगी 540 कैलोरी। भाप की गुप्त ऊष्मा होगी 540 कैलोरी। तो इससे ही आपको समझ में आ गया, देखो कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी और भाप की गुप्त ऊष्मा है 540 कैलोरी। तो कितनी ज्यादा है, इसीलिए हमारा भाप से हाथ जलता है ना। इसके बाद हमारा आता है कि अवस्था परिवर्तन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अवस्था परिवर्तन
की माप एक वायुमंडल में हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में आए बिना सीधे गैस में चेंज हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है हमारा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब का प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमें पता चल गया कि अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव भी पड़ेगा और ताप का भी पड़ेगा। दाब का प्रभाव पड़ेगा, इसी का उदाहरण है ड्राई आइस या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। बताइए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं या सब्लिमेशन। कल मैंने बताया था ना आपको। मैम जो पदार्थ खड़े होके बताओ। मैम जो कोई भी पदार्थ अपनी द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस अवस्था में मतलब हाँ, तो हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वेरी गुड, ग्रेट जॉब। वाष्पीकरण क्या होता है या इवेपोरेशन। वाष्पीकरण, पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, है ना। तो एक निश्चित ताप पर जब उन पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो अपना स्थान छोड़कर अलग हो जाते हैं। तो इस स्टेज को ही हम वाष्पीकरण करेंगे और वो वाष्प में बदल जाते हैं। लेकिन वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर अब हम आपसे पूछें कि कपड़े जो है, जैसे आप कपड़ों को सुखाती हैं तो आपने इकट्ठा करके रस्सी पे टांग दिया, है ना, और एक कपड़ा आपने फैला के टांग दिया। एक कपड़ा आपने फैला के टांग दिया, कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा, है ना। क्यों? और कपड़े सूखते कैसे? वाष्पीकरण के द्वारा तो सूखते हैं, क्योंकि कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो वाष्प बनके उड़ जाता है। तो मतलब क्या निकल के आया है कि अगर हम कपड़ों को फैलाएंगे तो वो जल्दी सूखेगा और इकट्ठा करेंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। मतलब कि वाष्पीकरण पर उसकी सतह के क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ता है ना। अगर उसकी सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वाष्पीकरण की दर तेज होगी, है ना। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला हो गया हमारा सतह के क्षेत्रफल पर। तो बढ़ने सतह के क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है? वाष्पीकरण भी हमारा बढ़ेगा, है ना। सेकंड है हमारा तापमान। तापमान भी अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। इसका उदाहरण है कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं और बरसात के मौसम में कपड़े देर में सूखते हैं, है ना, क्योंकि बरसात में नमी रहती है, सर्दियों में भी कपड़े देर में सूखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है आर्द्रता का प्रभाव, है ना। आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है कि जो बरसात के दिनों में नमी होती है वातावरण में तो भी वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए कि वाष्पीकरण को जो प्रभावित करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्या होती है। मतलब कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है कि हमें ठंडक का एहसास होता है। जिस कारण कोई द्रव वाष्पित होता है तो यह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को अपने आसपास की संपर्क की वस्तुओं से प्राप्त करता है। जैसे आपने देखा होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उसको आप अपने हाथ पर लगाओगे तो ठंडा लगता है ना, ठंडा महसूस होता है। तो वो किस कारण होता है? वो भी गुप्त ऊष्मा के कारण होगा। कि जब हम हाथ की हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल गिराते हैं
गर्म वायु